कट्टरता का सांप एक दिन पालने वाले को भी डसता है। पाकिस्तान को थोड़ा थोड़ा ये बात समझ में आने लगी है, लेकिन ना तो अब पाकिस्तान चाहकर भी यू टर्न ले सकता है, वो खुद तो नहीं ले सकता, बांग्लादेश को भी उसी राह में आगे बढ़ा रहा है जिसमें चलकर अब वो खुद के लिए भी नासूर बन चुका है। लेकिन देखिए बांग्लादेश में आज के हालात, जहां एक कट्टरपंथी को हीरो की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, उसके जनाजे में एक बड़ी रैली लोगों की दिखाई देती है। यह इस बात का परिचायक है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय है और अराजकता आने वाले दिनों में और बढ़ती जाएगी। कट्टरता का खूनी चेहरा कैसे नुमाया हो रहा है, पाकिस्तान तबाह हो रहा है और बांग्लादेश जलना शुरू हो चुका है। कट्टरता का यही खूनी चेहरा और इसके नतीजे आपके सामने आज एक बार फिर रखूंगा, शायद कहीं किसी को सद्बुद्धि आए। यह खबर जिसके साथ शुरुआत कर रहा हूं, हादी के जनाजे के बाद बांग्लादेश में क्या हुआ जरा देखिए। हादी के जनाजे के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ ने पार्लियामेंट पर हमला बोल दिया। शरिया कानून की मांग कर रहे हैं ये कट्टरपंथी। बांग्लादेश में शरिया कानून की मांग कर रहे कट्टरपंथी। यहां आपको देखिए कितने ज्यादा लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, मतलब कितने सारे लोगों को कट्टरता की राह में बांग्लादेश में ढकेला जा चुका है। और अब ये उन्मादी भीड़ जाहिर है ये लॉजिक नहीं समझती, ये रैशनल नहीं जानती, ये अच्छा बुरा नहीं जानती, इनका विवेक शून्य हो चुका होता है। और ये बांग्लादेश जो डेमोक्रेसी में तरक्की की राह में जा रहा था, अब मॉबोक्रेसी के हवाले है। वो मॉब जो सिर्फ और सिर्फ कट्टरता जानती है, इसलिए पार्लियामेंट पर हमला और यह कहा गया कि यहां शरिया कानून लागू करो। शरिया कानून, जमाते इस्लामी की विचारधारा, वो जमात जिसे शेख हसीना ने प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन वो जमात जो अब न सिर्फ प्रतिबंध से आजाद है बल्कि हर तरह की बेड़ियां उससे हट गई हैं और अब वो एक तरीके से खुले हुए सांप की तरह पूरे बांग्लादेश में घूम रही है। और लोगों को जिसको कट्टरता के जमात के सांप ने डसा, विचारधारा की कट्टरता उसके अंदर डाली गई, फिर उसका क्या हाल होता है वो जरा देख लीजिए। यहां लोगों की भीड़ देखिए, पार्लियामेंट पर अटैक और शरिया की मांग। अगली खबर, बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर बोले मोहम्मद यूनुस। लिंचिंग मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी, दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में यह गिरफ्तारी हुई। TV9 भारतवर्ष में कल इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था और अड़ी में हमने आपको यह भी बताया था कि दीपू चंद्र दास की मौत जिस नृशंस तरीके से की गई, उसके बाद कोई FIR तक रजिस्टर नहीं हुई थी। और यह खबर दिखाए जाने के बाद यह लगता है कि वहां कुछ लोगों को यह लगा कि दिखावे के लिए ही सही, लेकिन कुछ कार्रवाई तो करनी चाहिए और इसीलिए 7 लोगों को मॉब लिंचिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर आपके सामने, बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में ये जो गिरफ्तारी हुई है, इसमें लेमन सरकार, तारिक हुसैन, मानिक मियां गिरफ्तार किए गए हैं। इरशाद अली, निजामुद्दीन, आलमगीर भी गिरफ्तार हुए हैं। मामले में 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इसमें आप देख रहे हैं लेमन सरकार भी एक नाम है। जाहिर है इसको यह दिखाने की कोशिश की जाएगी कि ये मजहब की वजह से की गई मॉब लिंचिंग नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि आरोप यह लगाया गया था दीपू चंद्र दास पर कि उन्होंने मोहम्मद साहब की तौहीन की है और इसीलिए सबने घेर कर। और पहले आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि पुलिस ने हिरासत में ले लिया था दीपू चंद्र दास को। शिकायत की गई थी, पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, फिर पुलिस ने ही भीड़ के हवाले कर दिया दीपू चंद्र दास को। और फिर जो हुआ वो आप जानते हैं, किस बुरी तरह दीपू चंद्र दास को मौत के घाट उतारा गया। उसको मार डालने के बाद उसके शरीर पर लोग कूदते रहे, उसकी लाश को पेड़ से टांग दिया गया और आखिरकार उसे जला दिया गया। नृशंसतम तरीके से दीपू चंद्र दास की हत्या हुई थी। 7 लोग अब गिरफ्तार किए गए हैं। यह गिरफ्तारी आई वॉश है या वाकई वहां जिन्होंने मॉब लिंचिंग को अंजाम दिया है उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, इसके लिए आपको बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी ये साफ हो जाएगा। और अगली खबर देखिए, जिहादी कट्टरपंथियों को यूनुस सरकार में ऐसा लगता है खुली छूट मिल गई है। ढाका में फिर धान मंडी पर कट्टरपंथियों का हमला। शेख मुजीब का आवास है यहां पर। शेख मुजीब के घर को पूरी तरह से गिराने की कोशिश की गई। शेख मुजीब बांग्लादेश बनाने के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, उन शेख मुजीब को जिनको बांग्लादेश का
राष्ट्रपिता माना जाता है, उन शेख मुजीब को, उनके घर को, उनसे जुड़ी हुई हर निशानी को बांग्लादेश इस समय मिटा देने, खत्म कर देने पर आमादा है। और यहां देखिए उनके घर को गिराने के लिए आज फिर धानमंडी में ये कट्टरपंथी पहुंचे। यूं नारे लगाए जाते रहे और साथ में घर गिराए जाने की कोशिश होती रही। जिहादियों ने खुलेआम ISIS के झंडे लहराए और वो नारे बुलंद किए जो इस समय आप इन आवाजों में सुन रहे हैं। सुनिए और देखिए इन तस्वीरों को। मजहब को एक खास चश्मे से देखने वाले ये लोग, जिसमें इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं है, और क्योंकि ये खास तरह के नारे लगाते हैं इसीलिए फिर कट्टरपंथ को और आतंकवाद को धर्म से जोड़ देने की सहूलियत कुछ लोगों को हासिल होती है। जाहिर है ऐसे लोगों पर पूरी दुनिया में इनका इलाज किए जाने की जरूरत है ताकि मजहब को गलत रोशनी न दी जा सके। और यहां पर देखिए अगली खबर देखिए, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का कोहराम। ढाका में उदीची दफ्तर पर दंगाइयों का हमला। यह एक सांस्कृतिक संगठन है, ये वहां का एक वामपंथी सांस्कृतिक संगठन जिसके दफ्तर पर हमला बोला गया। कट्टरपंथियों ने ऑफिस को जला दिया, दंगाइयों ने दफ्तर में तोड़फोड़ की। बांग्लादेश का सांस्कृतिक संगठन उदीची, यहां पर किस तरीके से हमला बोला गया उसकी तस्वीरें भी आपके सामने आ रही हैं। आपको मालूम है डेली स्टार और प्रथम आलो, इन दोनों अखबारों के दफ्तरों को निशाना बनाया गया, न्यू एज के एडिटर को निशाना बनाया गया, और साथ में ये सांस्कृतिक संगठन है वहां का जिसकी बिल्डिंग को आग के हवाले किया गया, तोड़फोड़ की गई। वहां कट्टरपंथियों को जिस तरीके से खुली छूट मिली हुई है। यूनुस सरकार ये कहती तो है कि कट्टर लोगों के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं, लेकिन कट्टरता को वो जिस तरह से बढ़ावा दे रही है और इन कट्टरपंथियों को एक तरीके से इस समय कोई रोकने टोकने वाला दिखाई नहीं देता। पुलिस और सेना भी इनके सामने लाचार बेबस नजर आती है, या ये कह लीजिए कि इनसे मिली हुई नजर आती है। और ऐसे में अब बांग्लादेश पाकिस्तान की दिखाई उस राह पर आगे बढ़ चला है कि वो खुद का भविष्य भी तबाह करेगा और आसपास के देश के लिए भी, देशों के लिए भी चिंता का विषय बनेगा। अगली खबर देखिए, बांग्लादेश के बिगड़ते हालात पर भारत की पैनी निगाह है। हाई अलर्ट पर भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड। बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी, किसी भी हालत से निपटने के लिए ईस्टर्न कमांड तैयार है। और कहा यह भी जा रहा है कि भारत के सेना प्रमुख और बांग्लादेश के सेना प्रमुख भी हॉटलाइन में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो जाहिर है भारत ने अपनी तरफ से बड़ी चिंता प्रकट की होगी। बांग्लादेश की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि आपके उच्चायोग और आपके सहायक उच्चायोग, वहां पर भारत का ढाका में एक उच्चायोग है और अलग अलग शहरों को मिला ले तो 4 सहायक उच्चायोग हैं, और यहां पर सुरक्षा की गारंटी हालांकि वहां की सेना ले रही है, लेकिन कई बार जब सेना ही वहां उपद्रवियों और कट्टरपंथियों के सामने लाचार नजर आती हो, ऐसे में इस आश्वासन का कितना मतलब है आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगली खबर देखिए, ढाका में हादी का निकला नमाज जनाजा। जनाजे में मोहम्मद यूनुस भी शामिल हुए। बांग्लादेश संसद में भवन परिसर में लाखों की भीड़ जुटी। कवि नजरुल की कब्र के पास दफनाया गया। नजरुल अपने लिबरल सोच के लिए जाने जाते थे और वहीं करीब एक कट्टरपंथी को दफनाया गया, और कट्टरपंथी को इस समय जिस तरीके से पेश किया जा रहा है ऐसा लग रहा है वो नेशनल हीरो हो गया है। शरीफ उस्मान हादी, आग उगलने वाला वो शख्स जिसका बहुत बड़ा रोल रहा शेख हसीना के तख्तापलट में, जिसका बहुत बड़ा रोल रहा वहां कट्टरपंथ को भड़काने में, जिसका बहुत बड़ा रोल रहा वहां जमाते इस्लामी के मोहरे के तौर पर काम करने में, और जिसका बहुत बड़ा रोल है इस समय बांग्लादेश को अराजकता की तरफ धकेल देने में, उसको नेशनल हीरो के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और शेख मुजीब के घर को गिराने के लिए हर चंद कोशिश की जा रही है। ये दोनों तस्वीरें धानमंडी से आई वो तस्वीरें, और यहां जनाजे की नमाज में उमड़ी लोगों की भीड़ ये बता रही है कि बांग्लादेश आज और बीते हुए कल में कितना बड़ा फर्क है, और इससे यह पता चलता है कि आने वाला कल कैसा होगा। बहुत जल्द अपने मेहमानों के पास चलकर हालात की तर्जुमानी करेंगे, क्या अभी चल रहा है और इसका रेमिफिकेशन, इसका फॉल आउट आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। भारत के संदर्भ में इन तस्वीरों का, इन खबरों का विश्लेषण कैसे होना चाहिए, हमारे साथ मौजूद मेहमान आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, लाखों लोग हादी को विदाई देने पहुंचे, और यूनुस ने भी इस बात को कहा, यूनुस ने इस बात को अंडरलाइन किया कि लाखों लोग पहुंचे। पूरे बांग्लादेश की तरफ से हादी को सलाम, यूनुस ने कहा। हादी आज हमारे बीच नहीं है, यूनुस ने कहा। हादी ने जो किया पूरे बांग्लादेश को याद है, पूरा बांग्लादेश हादी को प्यार करता है। मोहम्मद यूनुस ने हादी को वीर बताया।
वीर हादी के काम हमारे दिलों में है। हादी को बांग्लादेश कभी भूलेगा नहीं। कट्टरपंथ की मजम्मत करना, लेकिन कट्टरपंथी को सेलिब्रेट करना, हीरो की तरफ तौर पर प्रोजेक्ट करना, इंकलाब मंच के नाम पर हादी जो कर रहा था वो किसी से छुपा हुआ नहीं था। किस तरह से जमात का वो मोहरा था और कैसे कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा था, कैसे इंसान को इंसान के खिलाफ खड़ा करने की साजिश उसको वो बखूबी अंजाम दे रहा था। लेकिन मोहम्मद यूनुस के लिए वो हीरो है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कट्टरता की सिर्फ जुबानी जमा खर्च में उसकी आलोचना करना है और कट्टरपंथी को एक हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट करना है, तो बांग्लादेश इस समय किस तरीके से एक हिपोक्रेसी के हवाले है, एक खतरनाक हिपोक्रेसी के हवाले, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हादी के शव वाहन को छूने के लिए बेकाबू हुई भीड़। अब हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा अगर हादी, तो जाहिर है लोगों में, और वहां बहुतायत ऐसे लोगों की इस समय पाई जा रही है जो बगैर सोचे विचारे जमात के आह्वान पर वो करने के लिए निकल गए हैं कि लगता ही नहीं कि उनके पुरखों ने कुर्बानी दी है इस बांग्लादेश को बनाने के लिए। सड़क पर हजारों कट्टरपंथी जमा हुए, भारत विरोधी पोस्टर के साथ दिखे कट्टरपंथी। भारत विरोधी पोस्टर, हादी का नमाजे जनाजा, उसमें उस शव वाहन को, एम्बुलेंस को छूने के लिए लोगों में उतावलापन ये बता रहा है कि बांग्लादेश में किस तरीके की सोच हावी होती जा रही है। और बीते दिनों जिस तरह के आईएसआई के अधिकारियों के, पाकिस्तान के सेना से जुड़े हुए लोगों के दौरे हुए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बांग्लादेश में, और बांग्लादेश जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सिमिटी बढ़ाने के लिए इन दिनों ललायत दिखाई दे रहा है, आप समझ सकते हैं कि यह कट्टरता क्यों बढ़ती जा रही है। आज पाकिस्तान का हाल क्या है और बहुत जल्द बांग्लादेश का हाल क्या होने वाला है। अगली खबर यह कि हादी के अंतिम संस्कार के दौरान भीड़ बेकाबू भी हो गई। बैरिकेडिंग तोड़कर संसद में घुस गए समर्थक। ढाका की सड़कों पर अराजकता जैसी स्थिति दिखाई दी। भीड़ के सामने बांग्लादेश पुलिस मूक दर्शक दिखाई दी, लाचार दिखाई दी। अब ये अगर खड़े खड़े केवल तमाशा देख रहे हैं तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो उनका जोर नहीं, या फिर उनको ये आदेश दिए गए हैं कि आपको भीड़ जो करे वो करने देना है। बांग्लादेश के ये हालात, इन हालातों का मतलब समझेंगे, इनकी तर्जुमानी करेंगे। कल क्या दिखा रहा है बांग्लादेश के संदर्भ में और भारत की चिंताएं इससे कितनी बढ़ रही हैं, भारत इसके लिए क्या कर रहा है, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इन सारी चीजों को, इन खबरों को और ज्यादा पर्सपेक्टिव में लाने के लिए मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए जरा, पाकिस्तान टू बांग्लादेश कट्टरपंथ का यह खूनी दस्तावेज। पाकिस्तान जिस तरह की साजिशों में शामिल रहा है, जो आज वहां चल रहा है, वहां के अल्पसंख्यकों पर जो चल रहा है, बल्कि उनके अपने प्रोविंसेस पे अपने नागरिकों के ऊपर वो जो जुल्म ढा रहे हैं, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। कट्टरपंथ का सांप पालने वाले को भी काटता है। यहां देखिए जरा क्या हो रहा है। कट्टरपंथ का सबसे अहम किरदार है जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी भारत के विभाजन में जिसकी भूमिका रही, पाकिस्तान को आज एंटी इंडिया सेंटीमेंट के साथ आज के पाकिस्तान बनाने में जिसकी भूमिका रही, और वही जमात बांग्लादेश में सक्रिय जो आज बांग्लादेश में इस कट्टरपंथ को हवा दे रही है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जमाते इस्लामी को 1971 से ही मोहरा बनाया। बांग्लादेश के लोगों को कट्टरपंथ की घुट्टी पिला रहा है जमाते इस्लामी। जमात के लोग ही आज वहां कट्टरपंथ को हवा दे रहे हैं। 1971 में बांग्लादेश जमाते इस्लामी के प्रॉक्सी संगठनों ने बंगालियों का, इन्हीं ने वहां बांग्ला भाषी लोगों का कत्लेआम किया था, और उन्हीं की वजह से लोगों में वो तड़प जगी थी कि शेख मुजीब के नेतृत्व में अलग बांग्लादेश के लिए लोगों के अंदर वो अलग जागी थी। लेकिन आज ऐसा लगता है कि अपने उन घावों को बांग्लादेश भुला चुका है और एक बार फिर कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं। जमात के कट्टरपंथियों ने ढाका, मीरपुर, राजरबाग, नाखलपाड़ा में बड़े लेवल पर लोगों को, ये मासैकर ऐसा हुआ था कि उस समय का जो इतिहास बताने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि आपकी रूह कांप जाए। और वो आज 1975 में पाकिस्तानी आर्मी ने शेख मुजीब का तख्ता पलट करवा दिया था, और आज वही लोग एक बार फिर बांग्लादेश के लिए एक तरीके से कब्र खोदने में लगे हुए हैं। शेख मुजीब की हत्या के बाद बांग्लादेश में जमाते इस्लामी फिर से जिंदा हुआ, और ये जमाते इस्लामी उसी का मैनिफेस्टेशन आज इन तमाम तरीकों में। आज की जो तस्वीरें, पार्लियामेंट पर अटैक, शरिया की मांग, शेख मुजीब ने बांग्लादेश में जमात को प्रतिबंधित कर दिया था। उनकी मौत के बाद इन्होंने एक बार फिर से सिर उठाया। जमात ने शेख हसीना के तख्ता पलट की साजिश को जमात ने ही अंजाम दिया। जमात पर शेख हसीना ने प्रतिबंध लगाया था।
लेकिन उन्होंने इसको पूरे कट्टरता को हवा देते हुए उनका तख्ता पलट किया और बाद के दिनों में यूनुस सरकार ने इसके ऊपर से प्रतिबंध हटाया। यूनुस सरकार ने बांग्लादेश में जमाते इस्लामी से बैन हटाया और ये वैसा ही हो गया जैसे किसी राक्षस को आपने किसी बर्तन के अंदर बंद किया हो और फिर उसका ढक्कन खुल जाए। एयर कमोडोर कार्तिकेय काले आज की चर्चा में हमारे साथ हैं। कर्नल यूएस राठौर आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजू काजमी पाकिस्तान से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रही हैं और इसके अलावा शोएब चौधरी बांग्लादेश से पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इमरान अली रियाज भी हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले ये जो हालात हमने देखे, उस्मान हादी को बांग्लादेश के हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट करना, यूनुस का उसमें मोहर लगाना और इतने सारे लोगों की भीड़ का उमड़ना, कार्तिकेय काले सर ये क्या दिखा रहा है? दिनेश जी, ये तो डेफिनेटली एक प्लान है। इस प्लान के तहत ही एक यदि आप केवल हादी की लाइफ को देखें तो डेफिनेटली उनका कंट्रीब्यूशन जो था जब एजिटेशन हुआ था जुलाई 24 से लेके आज तक काफ़ी ज़्यादा था, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन उनके बहुत मतभेद भी आने लगे थे बाकी फोर्सेस के साथ, जो भी पॉलिटिकल फोर्सेस इस समय ऑपरेट कर रही हैं। और देखिए, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है किसी देश में तो एवरीबडीज फोकस, सबका फोकस जो है पावर गेन करने के लिए हो जाता है। तो मेरे विचार से इस समय जो सबसे करंट ट्रेंड जो चल रहा है वो पावर गेन कौन करेगा, ये सब पावर गेम है इंटरनल बांग्लादेश की। अब इस कहानी में वेरी इंटरेस्टिंगली कहीं ना कहीं जिसे कैटलिस्ट बोलते हैं ना, कि पानी में उबाल लाने के लिए कुछ भी डाला जाए, नमक जल्दी से थोड़ा डाल दो तो एकदम से पानी में जल्दी उबाल आ जाता है। तो उसी तरह से हादी वॉज जस्ट अ मोहरा। हादी को मारा गया। हादी वॉज अ पॉपुलर लीडर, यंगस्टर, जेनजी का लीडर। उसको जब मारा गया तो उसके कारण जो है एक वेव एक्सपेक्टेड थी। जो इनएक्शन हुआ, देखिए इसमें ना दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सबसे पहले कि देयर वाज अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 6 डेज, 2 बुलेट्स ब्रेन के थ्रू गई, गैप ऑफ 6 डेज, फिर उनको जो है मृत घोषित कर दिया। उनकी बॉडी जो है बड़े धूमधाम से लाई गई। इस पूरे टाइम में कुछ लोगों को मौका मिल गया जो है अंदर राइटिंग करने का। उन्होंने अपने जो लिमिटेड एम से वो अचीव कर लिए। जिनको उनको डराना था, जिनको उनको नुकसान पहुंचाना था, उन्होंने पहुंचाया। और पूरी कोशिश ये हुई द इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कि उस बात पे कोई कंट्रोल ना रखा जाए। तो ये सिचुएशन जो है बड़ी ऑब्वियस है कि इसमें पॉलिटिकली जो है चालें चली जा रही हैं आपस में एक दूसरे से, ताकि जो फाइनल रिजल्ट है दैट मींस इलेक्शन। मतलब आप ये कह रहे हैं सर, ये जो भी है स्पॉन्टेनिटी में हो गया, ऐसा नहीं है? नहीं, ये वेल लेड आउट प्लान है। ये एक सुनियोजित साजिश है जिसके हवाले इस समय बांग्लादेश हो गया है। लेकिन क्या इमरान अली रियाज भी इसको साजिश देख रहे हैं, या लगता है कि अब वहां तरक्की के लिए रास्ता पुख्ता हो रहा है बांग्लादेश में, इसी राह में बांग्लादेश को जाना चाहिए? इमरान अली रियाज, बांग्लादेश खुद मुख्तार मुल्क है, वो बिल्कुल तरक्की की, पहले भी तरक्की की तरफ था, अब उससे ज्यादा तरक्की की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक जो अहम बात करना चाह रहा हूँ, आज आप पूरी दुनिया ने देखा जो उस्मान हादी है वो बांग्लादेश की तारीख में इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं हुआ। आप अगर मैं इसको आसान लफ्जों में बयान करूं अपने नाज़रीन के लिए, जो पाकिस्तान और हमारी भारतीय व्यूअरशिप के लिए, ये यूं समझिए कि आप शेख मुजीबुर रहमान, हसीना वाजिद और नरेंद्र मोदी के नजरिए का भी जनाजा पढ़ाया गया। आप देखें कि आपने आज की रिपोर्ट पढ़ी होगी, जो कांग्रेसी लीडर हैं शशि थरूर, अगस्त 2024 से आज के दिन तक उन्होंने एक रिपोर्ट मरतब की है जिनमें 4 आपके जो तज्जियाकार हैं उनकी भी राय ली गई है, जिसमें फॉरेन ऑफिस के भी लोग हैं। तो आप उस रिपोर्ट को पढ़ें। भारत को 2000 एक बात बताऊं इमरान रियाज साहब, इमरान रियाज एक बात बता रहा हूं आपको, और मुझे लगता है कि आप पूरी तरीके से मुझसे मुत्तफिक होंगे। अगर ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद समंदर में गर्क ना कर दिया होता ना, तो इससे बड़ी भीड़ उमड़ती वहां पर, क्योंकि कट्टरपंथियों को पालने पोसने वाले लोगों ने यह पूरा इंश्योर किया। सुनिए, आपके हीरो जो हैं वो हाफिज सईद होते हैं, आपके हीरो मसूद अजहर होते हैं, आपका हीरो इसी तरह का उस्मान शरीफ हादी होता है, और ओसामा बिन लादेन भी अगर उसकी कब्र कहीं बनाई गई होती या उसके शव को कहीं ले जाने दिया होता तो पाकिस्तान में टूट पड़ते लोग, आई एम वेरी श्योर। और सेना ये इंश्योर करती कि उसके जनाजे पर बड़ी भीड़। ये आपका हीरो, देखिए समाज कैसा होगा। अरे इमरान रियाज, आपकी बात को बहुत गौर से सुना मैंने, आपने बहुत सारे लोगों के नजरिए का जनाजा निकाला ना। मैं आपका नजरिया बताता हूं, मैं आपका नजरिया सुनिए, आपका नजरिया क्या है, आपका नजरिया सुनिए क्या है। जैसा हीरो होता है, जिस तरह के समाज का जैसा हीरो होता है वैसा उसका समाज होता है। आपके हीरो ये लोग हैं, तो समाज कैसा होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए अब आगे चलता हूं, थोड़ा और सेन वॉइसेस को इसमें शामिल करता हूं। कर्नल साहब, आपके पास आते हुए, ये
ये भीड़ तारीखी भीड़ है और ये बताती है कि देखिए उस विचार के साथ कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं जिसको रिप्रेजेंट करता था शरीफ उस्मान हादी। ये इमरान अली रियाज का कहना है। देखिए दिनेश, ये तारीखी भीड़ नहीं है, ये भीड़ जुटाई गई है हादी को ओन करने की साजिश है कि जो जनता का अभी सेंटीमेंट है हादी के साथ वो उनकी तरफ आ जाए। मैं सही लफ्ज़ों में, अगर साफ लफ्ज़ों में मुझसे आप कहना चाहते हैं तो जिन लोगों ने हादी को मारा या मरवाया वही इस भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। और इसके अलावा हादी रातों रात स्टार नहीं बन गया। जुलाई 2024 के अंदर भी उसकी बहुत छोटी भूमिका थी और इसके अलावा बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी चीज नहीं है। बात यह है कि उसके नाम को इनकैश करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। अगर वह ये नहीं होता तो आप ये बताएं कि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के बगल में संसद के कब्रिस्तान में हादी एक इतना बड़ा स्टार हो गया, वहां दफनाया गया। एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं। सारी चीज है। ये ब्रेकिंग तैयार कीजिए, कर्नल उत्कर्ष ने जो कहा है इसकी ब्रेकिंग तैयार कीजिए और फ्लैश कीजिए कि जिन लोगों ने हादी को मरवाया उन्हीं लोगों ने ये इंतजाम भी करवाया कि बहुत सारे लोग हादी के जनाजे में पहुंचे। देखिए ये इस तरीके का खेल चलता है इंटरनेशनली, खास तौर से यहां जो बांग्लादेश में चल रहा है। अगर आप इसको समझना है तो इससे बढ़िया तर्जुमानी नहीं हो सकती। जिन लोगों ने शरीफ उस्मान हादी को मरवाया उन्हीं लोगों ने यह इंतजाम करवाया कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचे ताकि एक नैरेटिव बनाया जा सके कि आज ये वो विचारधारा है जिसके साथ बांग्लादेश आगे बढ़ना चाहता है। उन लोगों का अब ये सोचिए कि इस सब से किसको फायदा होता है। कहीं पर भी कोई षड्यंत्र हो तो एक थंब रूल है कि हमेशा आप ये सोचने की कोशिश करें कि इससे फायदा किसका। ये जो पूरे घटनाक्रम हो रहे हैं इससे लाभ किसको। शरीफ उस्मान हादी इस दुनिया से रुखसत हो गया, अब उसको ये स्टार बनाए जाने से, उसको वहां का हीरो बनाए जाने से फायदा किसको। अगर आप ये समझ लेंगे तो फिर ये समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये सब हो क्यों रहा है। आइए समझने के लिए आरजू काज़मी जी के पास चलते हैं। आरजू काज़मी, आपके हिसाब से हु इज गोइंग टू बेनिफिट आउट ऑफ दिस? देखिए डेफिनेटली इलेक्शंस होने वाले हैं और कोई ना कोई इस बात का फायदा तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट उठा ही रही होगी। लेकिन जैसे आपने बात की इससे पहले, मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% एग्री करूंगी कि इतने बड़े जनाजे जो हैं वो हमने कभी जो असल हीरोज़ होते हैं उनके तो नहीं देखे। चाहे पाकिस्तान में देख लीजिए मुमताज़ कादरी जिसने के पंजाब के गवर्नर साहब को मार डाला था, उसके जनाजे में बेशुमार लोग आए थे। लेकिन वही जो पंजाब के गवर्नर थे सलमान तासीर साहब, उनके आपको कोई दिखाई नहीं दिया था। और इसी तरीके से खादिम रिजवी जो TLP का हेड था, जिस वक्त उसकी डेथ हुई है तब भी बेतहाशा क्राउड जो है वो बाहर निकला। इससे साफ जाहिर होता है कि इस तरह के माइंडसेट के लोग जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा मानना एक चीज है आरजू काज़मी जी, और आप अगर मैं सही कह रहा हूं तो प्लीज एंडोर्स कीजिएगा। कट्टरपंथी लोग कट्टरपंथी पौध को पालते हैं, बड़ा करते हैं और फिर एक विशियस साइकिल चलता है। जमाते इस्लामी जैसी सोच, फिर कट्टरपंथी पौध का बड़ा होना, फिर उससे इस तरह की जमात को और मजबूती मिलना, उस तरह की पौध का फिर से पाला जाना, और इससे पूरा कट्टरपंथ का एक विशेष सर्कल चलता है। और यही विशेष सर्कल खास तौर से इस सब कॉन्टिनेंट में कई जगहों पर बेशुमार लोगों के मारे जाने और खून बहने के लिए जिम्मेदार है। क्या बांग्लादेश भी ये बात महसूस कर रहा है? बांग्लादेश चलूंगा तो हमारे साथ जो पत्रकार महोदय जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत होगी, लेकिन आगे देखिए ढाका में संसद के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी BGB की 20 कंपनियां यहां तैनात की गई हैं। BGB 20 कंपनियां यहां तैनात की गई हैं। मानिक मियां एवेन्यू के एंट्रेंस पर सेना भी मुस्तैद है। बड़ी संख्या में RAR और अंसार भी डिप्लॉयड है। बॉडी वॉर्न कैमरे भी 1000 पुलिस वालों की इसके साथ ड्यूटी लगाई गई है। ये सब ये जो है ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि सिस्टम इज इन प्लेस, बट इज द सिस्टम रियली वर्किंग? वहां जिस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से यह सिलसिला शुरू हो गया जो आज भी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहां तक कि ढाका में जिनकी वजह से नाम है ढाकेश्वरी देवी, उनके मंदिर को कड़ी सुरक्षा में रखना पड़ रहा है। न जाने कब कहां किसी हिंदू पर किसी तरह का आरोप मजहब के संदर्भ में लगाकर उसको मॉब लिंचिंग कर दी जाए और उसके बाद दिखावे के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये आज बांग्लादेश की हकीकत बन चुका है। ये जो डिप्लॉयमेंट है सर, कर्ज के काले सर,
ये आई वॉश है या हकीकत है? बिल्कुल आई वॉश है। बेसिकली जैसे कि राठौर सर ने भी बोला था कि क्राउड जो है गैदर किया गया है, ये सारा का सारा एक प्री डिटरमाइंड डेमोन्स्ट्रेशन है और ये दुनिया को एक मैसेज देने के लिए है। एक पर्टिकुलर पार्टी, और जिसको मैं कहता हूँ कि ये जो मोहम्मद यूनुस और उनकी जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इसको थोड़ी लेजिटिमेसी देने के लिए है कि भाई ये सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सिचुएशन कंट्रोल होनी थी उसकी बॉडी आने से पहले, वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं करी गई। अब जो है वो बेसिकली अब अमला जामा एक तरह से पहनाया जा रहा है कि किसी तरह से ये जो शव है ना, ये थोड़ा सुंदर लगे, अच्छा लगे, ऐसा लगे। मुझे ये लग रहा है कि अगर ये वाकई लॉ एंड ऑर्डर की चिंता होती तो क्या उसके शव को यूं वहां पर लाकर उसको सार्वजनिक तौर पर उसको डिस्प्ले के लिए रखा जाता? क्या ये ऐसा व्यक्ति तो था नहीं जिसने न जाने हजारों लोगों का उद्धार किया हुआ हो, न जाने बहुत सारे लोगों का ये लीडर रहा हो, परोपकार के लिए इसको जाना जाता रहा हो और जिसके अंतिम दर्शन करने से लोग कृतार्थ हो जाएंगे, ऐसा तो था नहीं। तो ऐसा करने के पीछे मंशा क्या थी? मंशा यही थी कि पहले चीजों को इंस्टिगेट किया जाए और उसके बाद यह भी दिखाया जाए कि वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन। यहां पर जिस तरीके से कट्टरपंथियों को हवा दी जा रही है और कहा जा रहा है कि हम कट्टरपंथ की मजम्मत करते हैं, ये दोनों चीजें बांग्लादेश को किधर ले जाएंगी आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट की हो सकती है साजिश। अगली खबर देखिए, बांग्लादेश में दूतावासों पर हमले की भी कोशिश संभव, जिहादी बना रहे हैं हमले का प्लान, बांग्लादेश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में दावा। और इसीलिए भारत ने अपनी इस चिंता से अवगत कराया है बांग्लादेश को और यह इंश्योर करने के लिए कहा है वहां की आर्मी से कि आप हमारे सहायक उच्चायोग ऑफिस है वहां पर जो, और उच्चायोग का जो दफ्तर ढाका में है, उसको सुरक्षित रखने का। लेकिन अब यहां तख्ता पलट किसका? क्या यूनुस का तख्ता पलट? तो क्या वो जिन जो बोतल से बाहर निकला था अब खुद यूनुस के कंट्रोल में नहीं आएगा? क्या शेख हसीना के लिए जिस जिन को बाहर निकाला गया, अब क्या वो आखिरकार यूनुस को भी लील लेगा? कहा तो यह जा रहा है कि फरवरी में चुनाव ना होने पाए, इसीलिए यूनुस ये सब होने दे रहे हैं ताकि उनकी कुर्सी सलामत रहे। चुनाव नहीं होंगे, वो कुर्सी पर बने रहेंगे। तो क्या उनका तख्ता पलट उससे पहले हो जाएगा? क्या बहुत सारे लोग ये भी भांप रहे हैं क्या इस बात को कि जमात के लोग वहां के लोगों का एंडोर्समेंट लेकर और फिर वो आते हैं सरकार में और लोगों को रूल करते हैं? इस तरह की लेजिटिमेसी दिलाने के लिए क्या वहां चुनाव चाहा जा रहा है और इसके लिए क्या यूनुस का तख्ता पलट होगा? क्या होने वाला है एक्चुअली, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जमाते इस्लामी कैसे बना और कट्टरपंथ का ये वेक्टर क्यों बन गया, ये फैनाटिसिज्म का एक वेक्टर, ये इसका वाहक कैसे बन गया, जरा देखिए। इस जगह पर क्लोज कीजिएगा प्लीज। यहां तो आप देख ही रहे हैं जमाते इस्लामी ये जिस निशान के साथ ऑपरेट करता है वो यहां पर है। सवाल ये भी है कि जिस तरह के नारे ये लोग लगाते हैं जब भी कहीं डिस्ट्रक्शन करते हैं, जब भी लोगों की हत्याएं करते हैं, जिस तरह के नारे लगाते हैं, क्या वो मजहब को बदनाम करने वाला नहीं होता? तो क्या ऐसे लोगों को, वो लोग जो मजहब को सही रोशनी में पूरी दुनिया में देखे जाने के पैरोकार हैं, क्या ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत नहीं किया जाना चाहिए? जरा देखिए, इस जगह पर क्लोज कीजिए। 1941 में लाहौर में मौलाना अबुल आला मौदूदी ने जमाते इस्लामी की शुरुआत की थी। यह है मौलाना अबुल आला मौदूदी। मौलाना मौदूदी को पूरी दुनिया को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना था इनका। ये कहते थे इस्लाम बियॉन्ड बाउंड्रीज, मतलब किसी नेशन तक इसको सीमित नहीं रहना चाहिए, पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम हो जाना चाहिए। और किस तरह से होना चाहिए उसकी बानगी तो आप देख ही रहे हैं। 1947 के बाद जमाते इस्लामी का जाल फैलता चला गया, ये बड़ा होता चला गया। बंटवारे के बाद जमात के कट्टरपंथ की सबसे बड़ी प्रयोगशाला, सबसे बड़ी लेबोरेटरी पाकिस्तान बना। 1950 के दशक में जमात की छात्र इकाई इस्लामिक जमीयते तलाबा ने जड़ें जमानी शुरू की, क्योंकि इनको यह लग रहा था कि नई जो पौध है उसको भी कट्टरता में अगर नहीं लाएंगे तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे अपने मूवमेंट को। 1960 के दशक में जमाते इस्लामी की जड़ें पाकिस्तान से ब्रिटेन तक फैलनी शुरू हो गई। न्यूसेंस की भी अपनी वैल्यू होती है, वो भी फैलता है, लेकिन फिर उनकी जिम्मेदारी होती है जो इस दुनिया में रोशनी के और सफेद झंडे के झंडा बरदार हैं, किस तरह की ताकतों पर रोक लगाएं। 1970 के दशक में बांग्लादेश में जमात ने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर अत्याचार शुरू किया। अब बांग्लादेश में भी इनकी हरकतें देख लीजिए। मौजूदा समय में जमाते इस्लामी कट्टरपंथ का सबसे बड़ा वाहक है। मौजूदा स्थितियां बांग्लादेश की आपको यह बताने के लिए काफी हैं कि क्या माइंडसेट है जमात का। इस्लाम बियॉन्ड बाउंड्रीज, लेकिन किस टर्म पर? क्या शांतिपूर्ण मजहब के पोर्ट्रियल के तौर पर, या ऐसी ताकत के तौर पर? इधर माई वे और हाईवे का मतलब अब दुनिया से रुखसती, ये है क्या? हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनके पास एक बार फिर चलते हैं। शोएब चौधरी हमारे साथ हैं, बांग्लादेश से पत्रकार। शोएब चौधरी साहब, हम जिस तरीके से हालात का वहां से आ रहे इनपुट्स के चलते इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो मैंने आपके सामने रखा। डू यू अग्री विद दिस? बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश गौतम भाई। देखिए,
बांग्लादेश में अभी जो आप उस्मान हादी के जनाजा दिखा रहे, बांग्लादेश को बनाया किसने? मुक्ति बाहिनी ने। ये यूनुस की तानाशाही मुक्ति बाहिनी के कब्र पे आग लगा रहे। बांग्लादेश के 6 सेना सूडान में कत्ल हुए, शहीद हुए, उनके लाश आया। यूनुस इज द डिफेंस मिनिस्ट्री की इसके अंडर में गए, वो गए नहीं 6 सेना को देखने के लिए, उसके वक्त नहीं है, उसके वक्त है जिहादियों के लिए। और आपने जो जनाजा का साइज दिखाए, ये जनाजा का अरेंजमेंट क्या है? जमात इस्लामी ने, जमात इस्लामी मुस्लिम ब्रदरहुड है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। दूसरी बात जो है दिनेश भाई, कि जमात के लीडर्स ने, ये यंग लीडर्स ने जिनको आप लोग दिखा रहे, इसने इकरार की कि ये अवामी लीग के अंदर छुपे थे, घुसे थे, और वो कह रहे हैं कि अगर अवामी लीग के अंदर घुस के हम खराब काम नहीं करते तो हवा हसीना बदनाम नहीं होते। अभी वो फिर से अवामी लीग से जमात में वापस आए। So it was a meticulously plotted conspiracy against Bangladesh of Pakistani ISI, Jamaat and Jihadis in Islam. तीसरी बात है दिनेश भाई कि आज ये जनाजे के मैदान में आपने अलकायदा का झंडा देखा, इस्लामिक स्टेट का झंडा भी देखा, और यूनुस को देखा। इसके बॉडी लैंग्वेज देखिए, जैसे कोई उसने बहुत बड़ा एक विन हो गया, विक्ट्री हो गया। वो तो इसको कैश किया, कैपिटलाइज किया कि यूनुस बनना चाहते हैं बांग्लादेश के आयतुल्ला, और बांग्लादेश को बनाने की कोशिश में है खिलाफत मुल्क। जमात इसके पीछे है, जिहादियों इसके पीछे है, इस्लामिक स्टेट है, अलकायदा है, तहरीक के पाकिस्तानी जो जैश मोहम्मद है, सब है। पाकिस्तानी जितने आतंकवादी संगठन सब बांग्लादेश में भी है। लेकिन सवाल यह है सर कि इन झंडों के नीचे बांग्लादेश में अभी परेश बरुआ है ढाका सिटी में, तो पाकिस्तानी आईएसआई खेल रहे हैं बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए। पाकिस्तान की आईएसआई खेल रही है बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए। शोएब चौधरी साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, इतने कैटेगोरिकली आपने साफ गोई के साथ बात की है सर। मैं आपकी सलामती के लिए दुआ करूंगा यहां हिंदुस्तान से, क्योंकि ऐसी स्थिति में साफ कहना, यूं साफ कहना, यह कई बार बड़े जोखिम का विषय हो जाता है। तो हम तमाम वो लोग जो चाहते हैं दुनिया में शांति रहे, सद्भाव रहे, आपकी सलामती के लिए और आपकी लंबी उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी हम दुआ करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा देखिए हादी की हत्या पर बड़ा पर्दाफाश देखिए। अभियुक्त फैजल करीम की महिला दोस्त का बयान। फैजल करीम ने हत्या के एक दिन पहले अपनी एक राजदार को यह बताया था कि कल कुछ ऐसा होगा कि पूरा बांग्लादेश हिल जाएगा। और ये आपको बता दें कि इसमें फंडिंग से लेकर, रिसोर्सेज जुटाने से लेकर 20 लोग इसमें शामिल बताए जाते हैं। अभी कहा जा रहा है कि 9 लोगों की धरपकड़ हुई है। सोर्सेस ये भी बता रहे हैं, और ये देखिए महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं। ढाका की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उसके मुताबिक इसमें हिंदुस्तान का दूर दूर से कोई थ्रेट दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वहां के सोशल मीडिया में उस्मान हादी की हत्या को हिंदुस्तान से जोड़े जाने, हत्यारों को हिंदुस्तान से जोड़े जाने और यह बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है कि वो हिंदुस्तान की तरफ भाग गए हैं। और यहां तक कि वहां की कार्यवाहक सरकार यह कह रही है हिंदुस्तान उन हत्यारों को हमको सौंप दे। तो क्या वहां की कार्यवाहक सरकार के अधीन नहीं है मेट्रोपॉलिटन पुलिस ढाका की, जो ये कह रही है कि कोई हाथ नहीं है हिंदुस्तान का इस पूरी घटना में? कार्तिकेय काले सर, ये कैसा विरोधाभास है? देखिए, ऐसा ही होता है जब आप किसी षड्यंत्र को अंजाम देते हैं और वो उस षड्यंत्र में सब लोग शामिल नहीं होते, केवल वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है। तो यही होता है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह यदि अपना काम करेगी तो वो अपने निष्कर्ष पे पहुंचेगी। और इन्वेस्टिगेशन जो है कई बारी जो है पॉलिटिकल डिस्कोर्स को फॉलो नहीं करता है, वो अपने तरीके से चलता है और उनको उसके लिए प्रूफ वगैरह सब कुछ चाहिए। देखिए, इट वॉज वेरी क्लियर, और ये परसों की रिपोर्ट में न्यूज़पेपर्स में आ गया था बांग्लादेश में, कि लोकल लोगों ने ही जो है इस मर्डर में पार्टिसिपेट किया है। परंतु पूरा का पूरा फोकस जो है सोशल मीडिया से, और कुछ ऐसे स्पेशल हैंडल्स हैं जहां से ज़्यादा आया है, और स्पेशली कुछ ऐसे जिनको बोलते हैं ना माउथ पीस न्यूज़पेपर से, कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। और बार बार ही सरकार की तरफ से, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भी यही कोशिश हुई कि किसी तरह से इसको, इस पूरे वाक़े को भारत की तरफ जो है मोड़ दिया जाए और इसको एक अलग ही रंग दे दिया जाए। तो देखिए, ऐसा है कि किसी भी ग्रुप को कंट्रोल में रखने के लिए आपको उनको कुछ ना कुछ, जिसे बोलते हैं ना, अफीम चटानी पड़ती है। तो ये एक तरह की अफीम जो चटाई जा रही है कि भारत दुश्मन है, हिंदू दुश्मन है, सब कुछ इनके कारण हो रहा है,
और जो ये हत्या हुई है, ये लोग एक चीज जरूर आपको दिखा देना चाहता हूं, किस तरीके से वहां की आर्मी, वहां की सेना इन उपद्रवियों के सामने लाचार दिखाई देती है। ये मैंने तस्वीरें आप दिखाई थी आपको, एक बार फिर से देखिए। इससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद ये कहा जाता है यूनुस की तरफ से कि हम कट्टरपंथियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे, इस तरह की घटनाएं उनकी निंदा ही की जा सकती है, तो क्या वाकई वो ये मीन करते हैं? क्या उनके दिल से निकलने वाली आवाज है? अगर ऐसा होता तो पुलिस और आर्मी क्या इतनी लाचार दिखाई देती, उपद्रवियों के सामने फेल दिखाई देती? ये कहती कि हमें सिर्फ 20 मिनट दीजिए, पत्रकारों को निकलने के लिए समय दीजिए और उसके बाद आपको इस बिल्डिंग का जो करना है कीजिए। ये तस्वीर वहां की पोल खोलने वाली तस्वीर है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर वहां के आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, आपका हाई कमीशन और आपका जो असिस्टेंट हाई कमीशन के जो बिल्डिंग है वो सुरक्षित रहेंगे, तो हम उनकी बातों को ऑन द फेस ऑफ इट नहीं ले सकते, वैसे का वैसा नहीं ले सकते। हमको अपनी तरफ से चीजों की तर्जुमानी करनी पड़ेगी और आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। हिंसा पर समाचार पत्र प्रथम आलो के एडिटर का बयान क्या आया, जरा सुनिए। उपद्रवियों ने घरों और दफ्तर में तोड़फोड़ की, सज्जाद शरीफ का कहना है काम कर रहे पत्रकारों पर हमला किया। सज्जाद शरीफ का कहना है कि काम कर रहे लोगों पर आकर हमला किया गया। असल में इन दोनों अखबारों के बारे में वहां जमात के लोगों का परसेप्शन यह है कि शेख हसीना के समय ये प्रो हिंदुस्तान अप्रोच रखते थे। हालांकि शेख हसीना को बहुत क्रिटिसाइज किया है इन दोनों ही पब्लिकेशंस ने, उसके बावजूद एक परसेप्शन जो जमात के, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब एक बार आप धर्मांधता के और कट्टरपन के हवाले हो जाते हैं तो विवेक से आपका कोई रिश्ता नहीं रह जाता, दिमागी तवाजन आपका तेल लेने चला जाता है। इमरान साहब इससे सहमत हैं कि नहीं, आपको यह बता देगा कि असल में किस तरह की सोच का समर्थन इमरान साहब करते हैं। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश में कट्टरपंथ बेकाबू क्यों है? बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव होने वाले हैं। बांग्लादेश में 12 फरवरी तारीख तय की गई है आम चुनावों के लिए। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों को मोहम्मद यूनुस का समर्थन हासिल है और इसीलिए वो सामने प्रत्यक्ष में तो ये कहते हैं कि कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं है, ये सब लोगों के लिए है, जो बांग्लादेश की मिट्टी से है उसका बांग्लादेश है। कहने के लिए, करने के लिए क्या है वो आपके सामने है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी से बैन हटा दिया गया, उल्टे उधर आवामी लीग पर और छात्र लीग पर बैन लगा दिया गया, शेख हसीना की पार्टी पर। मतलब अब प्लेयर ही हटा दो, आप दौड़ में से लोग ही हटा दो, अकेले दौड़ो और कहो हम जीत गए। और उसमें भी डर लग रहा है कि चुनाव हो जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वैसे में भी जीत ना पाए, अकेले दौड़ने पर भी जीत ना पाए, इसीलिए एक काम करो, चुनाव मत होने दो। हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI का दखल हर दिन बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान, चीन और बाहरी ताकतों का दखल हर दिन के हिसाब से बढ़ रहा है। बहुत सारी ताकतें, और मालूम है आपको जहां कहीं पर भी इकबाल में कमी आने लगती है, लोगों के भावनाओं के हिसाब से चलने वाली सरकार नहीं होती। सरकार ऐसी होती है, आप जानते हैं, सरकार ना तो उसके पास जनादेश है और ना ही उसके पास प्रशासनिक दक्षता। ऐसे में दूसरों को मौका मिल जाता है, वो ISI हो, चाइना हो, अमेरिकन डीप स्टेट हो या कोई भी। और ऐसे में यहां क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इमरान साहब को यह दिखाई देता है कि आने वाले दिन बांग्लादेश के भविष्य के लिए बहुत उज्जवल है ना इमरान साहब? बिल्कुल ऐसा है सर, डेफिनेटली इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बांग्लादेश का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी बात, तो आपकी ये बात शोएब चौधरी जो बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं वो इससे सहमत क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूं ये तो हिंदुस्तानी है, मैं हिंदुस्तानी हूं, हो सकता है कि हम लोग बायस्ड हों। शोएब चौधरी साहब जो बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं वो क्यों सहमत नहीं है आपकी बात से? दोनों को साथ में रखिए, इमरान साहब को और शोएब साहब को साथ में रखिए, बात कराइए, दोनों को साथ में रखिए। क्वेश्चन ये है कि मुझे एक प्रूफ प्रोवाइड कर दें आपके पाकिस्तान की ISI बांग्लादेश में मुलव्वस है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश का जो नौजवान है वो सड़कों पे निकला है भारत के खिलाफ। सर उस्मान हादी को सर समझता है कि हर चीज का प्रूफ नहीं होता सर। आप अपने वालिद का नाम लिखते हैं ना, आप अपने वालिद का नाम लिखते हैं, प्रूफ नहीं चाहिए उसके लिए आपको। इन लोगों को 1971 में हम लोगों ने लात मार के निकाला। मैं कह रहा हूं इसके बाद दादा को लात मार के निकाला। पाकिस्तानी कौन होते हैं बांग्लादेश के बारे में बात बांग्लादेश की सड़कों पे क्यों करेगा? पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क बांग्लादेश में आए हैं हमारे बर्बादी के लिए। पाकिस्तान हमारे बर्बादी के लिए आया है। पाकिस्तान जहाँ भी जाता है वहाँ बर्बादी करता है। इसको शर्म होना चाहिए हमारे देश के बारे में बात करने में। वो आतंकी वो कौन होते हैं? पूरा देश द टेररिस्ट नेशन। पाकिस्तान अगर अपना चरित्र छोड़ देगा तो पाकिस्तान कैसे रह जाएगा? अब पाकिस्तान उस राह में आगे बढ़ चला है जहां यू टर्न नहीं हो सकता। ये खबरें दिखाते हुए आज मैं विदा लूंगा। जरा ये खबर देख लीजिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी। झेनीदाह में कनक कांति दास पर हमला हुआ है। आवामी लीग के हिंदू नेता का घर जला दिया गया। कट्टरपंथियों ने हिंदू नेता के घर में आगजनी की।
और अगली खबर भी देख लीजिए, आगजनी से पहले हिंदू नेता का घर लूटा गया, घर का सामान लूट ले गए जिहादी कट्टरपंथी। झेनईदह में जिहादी कट्टरपंथियों का उपद्रव। बहुत धन्यवाद मेरे सभी मेहमानों का मेरे साथ आज की सड़ी में जुड़ने के लिए।